नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एटा से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां कॉलेज प्रशासन ने एक नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि कलावा पहनने, टीका लगाने पर रोक लगाई गई है। रीति रिवाजों से जुड़ी चीजें पहनने पर रोक लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एकत्रित होकर अब अभिभावक भी कॉलेज में पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रधानाचार्य और अध्यापक मौके पर नदारद मिले तो वही अभिभावकों ने जमकर हंगामा भी किया। तहरीर लेकर थाने पहुंचे अभिभावक। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कॉलेज प्रशासन ने अब एक नया फरमान जारी किया है। कलावा पहनने और टीका लगाने पर रोक लगाई गई है और साथ ही रीति रिवाजों से जुड़ी चीजें पहनने पर भी रोक लगी है। तो वही इस पूरे मामले के बाद अभिभावक भी कॉलेज पहुंचे, जिसके बाद प्रधानाचार्य और अध्यापक मौके से फरार हो चुके हैं। कल या परसों का घटनाक्रम है, उसने मुझे बताया और प्रिंसिपल ने यहाँ उनको धमकाया भी है कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा कि आपने अगर इनको बाहर बताया किसी को ये बात। तो ये इतने बड़े वो हो गए हैं कि हमारे धर्म को हमें अपना जय श्री राम बोलने से रोक लेंगे, कि हमें कलावा पहनने से रोक लेंगे। मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौर है। वर्तमान में मैं चेयरमैन प्रतिनिधि राजा का रामपुर में हूँ और आज मैं आरवीएल इंटर कॉलेज इसलिए आया था कि यहाँ हमारे कस्बे के छात्रों व हमारे पास में एक गांव है शाहपुर टहला, वहाँ के छात्रों से एक अध्यापक हैं प्रवीण जी, और उन्होंने ये कहा कि आप हर हर महादेव क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों बोलते हैं, आप जय भीम बोला करिए। मतलब इस तरीके की भाषा, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, आप जय भीम करिए, लेकिन आप जो अध्यापक के पद पर रहते हुए जो जिस बात का समर्थन कर रहे हैं, बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, वो कतई अनुचित है और इसे समाज हमारा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये पूरा प्रकरण सामने आया है, फिलहाल इस पर क्या कुछ अपडेट मिल रही है और इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला है थाना के राजा के रामपुर का, आरवीएल इंटर कॉलेज का। वहीं पर बच्चों से कलावा बांधने के लिए और तिलक लगाने के लिए अध्यापक मना करते हैं। जैसे ही मामला मालूम पड़ता है, जैसे ही बच्चे एप्लीकेशन देने जाते हैं थाने में, उसी के बाद तुरंत जांच के लिए भेजी जाती है टीम और उसके बाद दोनों अध्यापक और वो भाग जाते हैं। और वहीं हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता भी आते हैं और इसलिए बवाल भी करते हैं। स्कूल में जम के बवाल काटा है और अभी तक पुलिस से जब बात की गई थी तो इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, और जिस तरीके से अब ये पूरा प्रकरण सामने आया है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि एक शिक्षण संस्थान में हर तरह का छात्र जाता है, हर समुदाय का छात्र जाता है, तो फिर एक विशेष समुदाय के छात्रों पर ही रोक टोक क्यों, या उन्हें इस तरीके से जो है मनाही क्यों? वही लोगों से जब बात की गई थी और जो हिंदू परिषद के लोग थे उनसे बात की, उसके बाद भी ये बताया गया है, वहीं पर कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। ना तो अध्यापक कोई मिले। जो बच्चों ने अपनी बताई है कि हम लोगों को काफी दिन से मना कर रहे थे, ना कलाव बांध के आओगे, ना टीका लगाओगे और जय भीम के नारे लगाइए आप। और जो बच्चे जो ताबीज भी जैसे अपने डाल लेते, लॉकेट डाले थे, उन लोगों को भी उतारने के लिए बोला था। जी बिल्कुल, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी थाने में पहुंचे हैं पूरे मामले पर शिकायत को लेकर के, तो प्रशासन का क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन क्या कुछ इस पर एक्शन ले रही है और आगे जो अध्यापक हैं, जो प्रधानाचार्य है, उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? जी, तुरंत जैसे ही प्रार्थना पत्र लेके और सब लोग पहुंचे, उसी के बाद तुरंत कार्रवाई के लिए आगे राजा के रामपुर के एसओ भी मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा तो वहाँ पे अध्यापक भाग गए हैं और वहीं सीओ साहब से बात हुई तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, और अब हमारे साथ हनुमानगढ़ी से महंत राजू मोहन दास जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। देखिए राजू जी, जिस तरीके से एटा के एक कॉलेज का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक समुदाय के छात्रों को कलावा और टीका लगाने के लिए मना किया जाता है, जिसके बाद अब परिजनों में भी आक्रोश है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए और कितने हद तक आप इस बात को सही मानते हैं? पहले तो विद्या के मंदिर में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्या का मंदिर, शिक्षा का मंदिर में आप हिंदू मुसलमान करेंगे, आप जनरल करेंगे, ओबीसी करेंगे, एससी करेंगे, इससे क्या है कि समाज में खाई पैदा होता है। उस जहाँ से विद्या मिलता हो, जहाँ से संस्कार मिलता हो, संस्कार शाला है। और जब आगे चलकर यही बच्चे
हर बिल्कुल। व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है या देश संवैधानिक तरीके से संविधान ने अधिकार दिया है, हर मजहब हर संप्रदाय के व्यक्ति बुर्का जब पहन सकते हैं, आप टोपी लगा सकते हैं, तो जी। शिखा और कलावा और तिलक क्यों नहीं? इस पर पाबंदी, इस पर रोक, इससे बच्चे को कलावा कटा देना, शिखा काट देना, तिलक नहीं लगा के आने देने के लिए, तो ये कहाँ जी, का बिल्कुल। न्याय है? तो प्रशासन को पहले सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जी। प्रशासन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ, अगर कॉलेज प्रशासन नहीं मानती है तो कॉलेज को बंद कर दो, लेकिन यहाँ पर तालिबानी हुकूमत नहीं चलेगी। यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में संविधान सर्वोपरि है और संवैधानिक तरीके से कार्य करेंगे तभी चल पाएंगे। तालिबानी आसमानी किताब से देश नहीं चले। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये एक शिक्षण संस्थान का पूरा मामला है, जहां पर हर समुदाय का, हर तरह का छात्र पढ़ने के लिए जाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, हर किसी के लिए नियम कायदे कानून एक होते हैं, तो फिर इस तरीके से जब धार्मिक भावनाओं की बात आती है तो फिर एक विशेष समुदाय के लिए ही मनाही क्यों? नहीं, मैं यही निवेदन करता हूँ, शिक्षा का मंदिर है, जी। शिक्षा का मंदिर में कभी भी किसी प्रकार से जो शिक्षक होता है, गुरु होता है, गुरु सीधे साक्षात परमात्मा के रूप में होता है, भगवान होता है। और देखिए, जो गुरु सिखा दिया, जो गुरु ने शिक्षा दे दिया, वो जीवन पर्यंत व्यक्ति को काम आता है और वही संस्कार लेकर समाज में व्यक्ति कार्य करता है। जब संस्कार आप अच्छा देंगे, शिक्षा आप अच्छा देंगे, तो समाज में अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। जब आप शुरू से ही स्कूल में जहर घोलेंगे कि आप हिंदू हो तो तिलक मिटा दो, आप मुस्लिम हो तो आप जो है टोपी उतार दो, आप बुर्का उतार दो, आप चंदन मिटा दो, आप शिखा नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा ना भाई। हर व्यक्ति को अपने तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता है। स्कूल का जो ड्रेस है उस ड्रेस में आइए, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर अपना पक्ष रखने के लिए। जिस तरीके से अब कॉलेज में रीति रिवाज से जुड़ी चीजों को पहनने के लिए मनाही करती गई है, वहीं इसके बाद अब अभिभावकों में भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अभिभावकों ने भी जमकर हंगामा किया और साथ ही साथ इस पूरे मामले पर तहरीर लेकर जो परिजन है वो थाने में पहुंचे हैं, क्योंकि कॉलेज प्रशासन का जो नया फरमान जारी किया गया उसके बाद छात्रों के साथ साथ अब परिजनों में भी कहीं ना कहीं रोष का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कॉलेज में कलावा और टीका पहनने पर रोक लगा दी गई है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर नोएडा के सुतियाना स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप सेंटर पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ ने 4 करोड़ पौधे लगाए हैं और बल की गई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो वहीं शाह ने नोएडा दौरे के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर यहां पर कुछ रास्तों को 3 बजे तक डाइवर्ट किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ ने 4 करोड़ पौधे लगाए हैं, मैंने खुद पीपल का पौधा लगाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि 5 करोड़ का लक्ष्य हम जल्द हासिल कर लेंगे। ये पेड़ सीआरपीएफ की वीर गाथाओं का प्रतीक माने जाएंगे। आज सभी सीएपीएफ के लिए और मेरे लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन। 3 साल पहले हमने तय किया था कि दिसंबर 2023 के पहले हम 5 करोड़ वृक्षों को लगाएंगे, इनको संभालेंगे और गैप फिलिंग कर उनको अपने सर से बड़ा कर दुनिया को समर्पित करेंगे। जब कहा था तब काफी सारे लोगों को लगता था कि ये कैसे होगा, ये जोश में दिया गया लक्ष्य है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं मंत्री था, मेरे सामने तो कोई नहीं बोलता था, मगर मेरे पीछे घुसुरपुट जरूर होती थी कि ये कैसे होगा, असंभव है। मगर आज
मुझे भरोसा है कि दिसंबर तक 5 करोड़ क्रॉस हो जाएंगे। और ये संभव दिखने वाले काम को संभव करने का काम हमेशा की तरह सीएपीएफ के सभी जवानों ने किया है। सीएपीएफ के भाइयों बहनों ने, उनके परिवारजनों ने इसको एक चैलेंज के नाते लिया, कार्यक्रम को मन से लगाया, वृक्ष को अपना दोस्त माना और इसको ढंग से बड़ा करने के लिए अपने समय में से समय निकाला। और आज मुझे बहुत आनंद है कि 4 करोड़वा पौधा, वो भी पीपल का, मैंने लगाया है। और 4 करोड़ वृक्ष आज हरे भरे इस धरती को हरी भरी करने के लिए, हमारे योगदान के लिए हमेशा देश में हमें याद किया जाएगा। इस प्रकार का एक लेगेसी, नए प्रकार का लेगेसी आज सीएपीएफ ने छोड़ा है। वाराणसी में Y20 बैठक का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 से 20 अगस्त तक होने वाली 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल युवा नहीं बल्कि आज का नेता है और कल का निर्माता है। Y20 का आयोजन देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का संदेश देगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत के पास है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने G20 से संबंधित कई समिट के आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को दिया, उसमें Y20 का यह मुख्य समिट वाराणसी में आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि वाराणसी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख महानगरी होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। इसने न केवल उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को, बल्कि कला, संगीत और शिक्षा की एक प्रमुख नगरी के रूप में भी वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य अनेक नगरों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भारत की हृदय स्थल के रूप में अपनी एक पहचान बनाने में सफल हुए हैं। वाराणसी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी नगरी के सारनाथ में दिया था, जो आज भी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत ही पवित्र और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, मैं काशी के जनता का आभारी हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बनके वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है, जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है, उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो व्हाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा, वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ब्लॉक से जुड़े अधिकारियों और प्रमुखों के साथ जनसंवाद में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा।
तो साथ ही गुलाम नबी आजाद के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये सच है कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं और हम अभूतपूर्व हिंदू हैं। केवल इतना ही अंतर है कि हमारे पूर्वजों ने इस्लामिक आक्रमण का सामना किया, संकटों का सामना किया, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। वो भूतपूर्व हिंदू है, हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं, बस अंतर इतना है क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों को पुरखों ने छोड़ दिया था उनको उसकी याद है, अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे स्वागत है। धन्यवाद। ये तो हमने सार्वजनिक कर दिया रिपोर्ट, इसीलिए तो मेरे प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश को है, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। दंगा तुष्टीकरण के कारण होता है, भ्रष्टाचार परिवारवाद के कारण होता है, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति जरूरी है। चुनाव में 2024 में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पूरा मुरादाबाद मंडल कमल के फूल से खिला हुआ दिखाई देगा, आप विश्वास। आज सपा के प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर में मंच पर पहुंचे। एमआईसी मैदान में चल रही बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों को 2024 के लोकसभा में जीतने का मंत्र भी दिया। ये सांडों को टेलीग्राम कहीं से आया होगा, इसलिए उन्हें पता लग गया कि मंत्री जी इस रास्ते जा रहे हैं। हम भी, हमारी भी जांच हो कि फतेहपुर से लेकर के बांदा तक न जाने कितनी जगह हम सांडों से टकराते हुए बचे हैं। हमारी गाड़ी, हमारी काफिला बाजारों में सांडों से टकराते हुए बचा है। हमारे लोहिया वाहिनी के लड़के, हम आपको वीडियो दे देंगे, बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके सांड भेजे जिससे हमारे लोहिया वाहिनी के लड़कों का नुकसान हो जाए, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, हमारा रथ रुक जाए। ये सांड भेजे, मैं वीडियो देता हूँ आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ की डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सांड सड़कों पे भेजे थे जिससे हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए। सर, नकारात्मक खबरों को लेकर एक फरमान योगी सरकार ने लाया दिया। आप लोग बच के रहिए, अगर कहीं आपने खिलाफ लिखा सरकार के तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। यहाँ आजादी नहीं प्रेस को, सोचो। ये आज आजादी रोक रहे हैं, कल बोलना रोकेंगे, याद रखना। पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कमालपुर बिचलिका गांव में पशु आश्रय केंद्र का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान गौशाला की व्यवस्थाओं को देखकर धर्मपाल सिंह ने ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को जमकर फटकार लगाई। तो साथ ही गौशाला में साफ सफाई, हरा भरा चारा समेत तमाम व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश भी दिए। तो वहीं 14 अगस्त की रात करीब 13 गौवंशों की मौत पर एसडीएम से रिपोर्ट भी मांगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकताओं में सबसे पहले निराश्रित गौवंश है और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ही गौपालक हैं और वो जब गौरव पीठ पर जाते हैं तो सबसे पहले अपने गुरु के दर्शन करते हैं, गौ माता को प्रणाम करते हैं, तब फिर सरकारी काम करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री के समय गाय, निराश्रित गौवंश, जिसको आमतौर पर कुछ विपक्ष छुट्टा पशु कहता है, तो आज मैं अपने विभाग के साथ स्थलीय निरीक्षण करने भी आया हूं और उच्च स्तरीय वार्ता भी करूंगा। कहाँ कठिनाई है उसका निवारण भी करेंगे और कठिनाई जिन्होंने पैदा की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। सावन झूला मेला और मणि पर्वत मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अधिकारियों ने मणि पर्वत का निरीक्षण किया। आईजी के साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत सभी क्षेत्र अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नेयर ने बताया कि 31 अगस्त तक चलने वाले सावन झूला मेला को लेकर मास्टर प्लान बनाया गया है और उसके तहत संपूर्ण मेले क्षेत्र को 2 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही मुख्यालय और लखनऊ पुलिस जोन से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाए गए हैं।
तो एक बार फिर जनता टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कानपुर देहात की टोल प्लाजा पर दबंगई वाली खबर को जनता टीवी पर प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टोल से जबरन गाड़ियों निकालने वाले बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार 12 टोल प्लाजा के मैनेजर की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। विकास के इस दौर में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां लोगों को सड़कें भी नसीब नहीं हुई हैं। गांव के लोग पगडंडी से आवागमन करते हैं। संत कबीर नगर का ये गांव इस कदर सुविधाओं से दूर है कि लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। यहां तक कि गांव को जोड़ने के लिए भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की माने तो इनको इनके हालात पर ही छोड़ दिया गया है, तो चाहते हैं कि उनके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, जिससे कि गांव वासियों की दुश्वारियां खत्म हो। और अब लोग करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। झांसी में 2 वाहनों के बीच हुई भिड़ंत, चालक सहित 7 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया। श्रावस्ती में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में पुलिस को मिली सफलता, गौमांस बेचने वाले 4 आरोपियों को लिया हिरासत में, बाकी के साथियों की तलाश में जुटी पुलिस। बांदा में लगातार बढ़ रहे आईपीयू के मामलों को देखते हुए अस्पताल ने निःशुल्क क्षेत्र शिविर का किया आयोजन, कमिश्नर ने फीता काटकर किया शुभारंभ। आगरा में भाजपा नेता को मारी गई गोली, बाइक पर आए थे 2 हमलावर, घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। कानपुर में कलयुगी जीजा ने कराई साले की हत्या, सुपारी देकर साथी से कराई थी हत्या, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। महोबा में पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री पर मारा छापा, 6 लोग हुए गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में बंदूकें, कट्टे और कारतूस बरामद। हमीरपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ ने किया प्रदर्शन, प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग, शिक्षकों ने लगाए प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। मथुरा में कल बनाई जाएगी हरियाली तीज, अभी से वृंदावन में लगा भक्तों का तांता, लोगों की सुविधा के हुए पुख्ता इंतजाम। अलीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के उपकरण और सामान जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से किशोर की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, एसपी से शिकायत कर की गई कार्रवाई की मांग। कासगंज में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की काम बंद, हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, इस कारण हर जगह फैली गंदगी। झांसी में दबंगों की दबंगई, दुकान में घुसकर की मारपीट, घटना का सीसीटीवी हुआ कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में सर्विलांस टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 5 अंतर जनपदीय शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल और दर्जन जिंदा कारतूस भी बरामद। फिरोजाबाद में महिला के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों के खिलाफ थाने में दी गई तहरीर, जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में तालाब में डूबने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सहारनपुर में बच्चा चोरी के मामले में 2 महिलाएं गिरफ्तार, मोहाली से मिला बच्चा, मां बाप ने पुलिस का जताया आभार। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।